To Robinhood classes. Today we're going to learn and discuss one more topic for the post of account assistant Panchayat. And we're going to start this lecture with the famous quote of Mahatma Gandhi when he says, "When the Panchayati Raj is established, public opinion will do what violence can never do." जब हम पंचायती राज को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन वो चेंजेस ला सकता है जो वायलेंस नहीं ला सकता। तो उन्होंने बोला था पंचायती राज एस्टेब्लिश करना चाहिए महात्मा गांधी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। हमने इसमें कुछ भी मिस नहीं किया। आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। I have you तो वेलकम गाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रॉबिनहुड क्लासेस ने। ये किस पोस्ट के लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं गाइज। तो पंचायत हैज़ ऑलवेज बीन एग्जिस्टेड इन इंडियन सोसाइटी सिंस एंशिएंट टाइम। पंचायत जो है वो बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्ट करती है हमारे इंडियन सोसाइटी में। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से है। जैसे कि अगर देखें हमें इन द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ अर्थशास्त्र और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हम देखते हैं, ये पहले से ही है। इनमें लिखा हुआ है कि लोग पंचायत है, लोग अपने डिसीजन खुद लिया करते थे। तो हम देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ कहाँ से हुई। सबसे पहले हम देखते हैं ये पुराने पहले से एग्जिस्ट करती थी। और देखते हैं हम द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स ऑन द रोल ऑफ पंचायत राज इन 1948 टू 1949। पंचायती राज ने भी बोला हुआ है 1948-1949। तो उन्होंने भी बात की थी कि पंचायती राज होना चाहिए। तो ये एक माइलस्टोन था पंचायती राज का इवॉल्व होने में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इवॉल्व होने में ये माइलस्टोन था। फिर देखते हैं हम द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 हैज़ गिवन ए प्रैक्टिकल शेप टू द आर्टिकल 40 of Directive Principle of State Policy, which says that states shall take steps to organize village panchayat and innovate them and such powers and authority as may necessary to enable them to function units of self government। जैसे कि हमने इससे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें हमने पढ़ा आर्टिकल 40 बोलता है कि विलेज पंचायत होनी चाहिए। तो हमने इसको प्रैक्टिकली शेप दी। हमने एक अमेंडमेंट लाया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जब हम 1992 में लाया तो इसका मतलब हमने आर्टिकल 40 को प्रैक्टिकल शेप दे दी। हमने रियल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया अपनी कंट्री में। तो गाइस ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कौन सा आर्टिकल जो पंचायत बोलता है, तो वह आर्टिकल 40। और आपको इसमें और आगे देखते हैं हम इसमें और क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखते हैं इसका एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से हुआ। इट वाज लॉर्ड रिपन, ये जो थे वो लॉर्ड रिपन थे जिन्होंने who granted the Indian first taste of freedom by introducing local self government in 1882। जिन्होंने इंडियन को टेस्ट करवाया कि फ्रीडम कैसे होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देकर इन 1882। इसीलिए लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। गाइस ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, राइट। ये वाला ऑब्जेक्टिव आएगा कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता था। गांधी जी ऑलवेज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ग्राम सभा। गांधी जी हमेशा बोलते थे ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, विलेज स्वराज्य। हमें लोगों को उन गाँव गाँव में जाकर उनको सेल्फ गवर्नमेंट देनी चाहिए हमें। तो गांधी जी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। उसके बाद देखते हैं हम गाइस, पंचायती राज इन इंडिया मीन्स द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रॉस रूट लेवल। तो ये पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जो ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो क्या करती है, डेमोक्रेसी देती है। कहाँ? ग्रॉस रूट लेवल, बिल्कुल एंड तक, ग्रॉस रूट लेवल तक डेमोक्रेसी देती है। एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट देती है फॉर द किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए। आपको अर्बन का तो पता होगा, अर्बन सिटीज़ और रूरल गांव। तो ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ये किन के लिए आया था? रूरल गांव वाले लोगों के लिए आया था। तो इन्होंने क्या किया था? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया था। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मान लो गाइज ये इंडिया है। इंडिया में क्या है कि छोटे छोटे गाँव हैं, छोटे छोटे। तो एक इंसान जो है इनको चला रहा है। इसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन इसको कहा जाता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन इसका उलट होता है। इसका मतलब इंडिया में जैसे छोटे छोटे गांव हैं, इनका वहाँ पर अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। कहाँ पर कहीं पर क्या होता है, रेत ही रेत होती है, कहीं पर फसलें अच्छी उगती हैं, कहीं पे पानी नहीं होता है, कहीं पे पानी होता है। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है इन सारे एरियाज़ में एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, इनको पावर देती है। इसी तरीके से पंचायत में भी यही होता है। हम छोटे छोटे गाँव तक पावर दे देते हैं उनको कि वो क्योंकि अपने एरिया के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो इधर क्या किया हमने, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर को डिवाइड किया है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को डिवाइड करना। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पावर देना सबको, पावर को डिवाइड करना लोगों में, किसी एक के पास पावर नहीं।
तो आगे देखते हैं गाइस इसका आगे। तो हु इज़ द फादर ऑफ, आपको अगर ऑब्जेक्टिव आएगा फादर ऑफ पंचायती राज कौन था, वो थे बलवंत राय मेहता, जो एक पार्लियामेंट्री थे। जो कौन थे? पार्लियामेंट्री थे। बलवंत राय मेहता, जिन्हें फादर ऑफ पंचायती राज कहा जाता है, वो एक पार्लियामेंट्री थे। हु इज़ क्रेडिट ऑफ पाइनरिंग द कंसेप्ट ऑफ, जिन्होंने पंचायती राज का कंसेप्ट लाया था, इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पंचायती राज। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है फादर ऑफ पंचायती राज कौन थे, वो थे बलवंत राय मेहता। तो आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी 19, अब क्या हुआ था गाइज, ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसमें बहुत ज़्यादा कमेटीज़ आई थी जिन्होंने क्या किया था, पंचायत राज को इवॉल्व किया था, उससे बढ़ाया था। सबसे पहली कमेटी जो आई थी, आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पहली कौन सी कमेटी थी जो पंचायती राज पे थी, वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, इसके बारे में देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1957 में आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमेटी इन जनवरी 1957 टू एग्जामाइन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो प्रोग्राम शुरू किए थे, एक कम्युनिटी प्रोग्राम शुरू किया था और दूसरा क्या किया था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इन 1953। ये था गाँव गाँव के लिए, हेल्प के लिए। तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। जाओ जाके देखो कैसा काम हो रहा है इन कमेटीज़ से, और हमें सजेशन दो कुछ। तो बलवंत राय मेहता जो है वो कमेटी के साथ जाते हैं, उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी जाती है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1957 में। और वो रिकमेंड करते हैं एस्टेब्लिशमेंट एंड स्कीम ऑफ, वो बोलते हैं जी नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, आपको गांव में बहुत ज़्यादा पावर देनी चाहिए, लोगों को पावर देनी चाहिए, विच अल्टीमेटली केम टू नोन एज पंचायती राज, जिससे पंचायती राज कहा जाने लगा। तो किस कमेटी ने शुरुआत की थी, एस्टेब्लिश किया था पंचायती राज को? बलवंत राय, इसीलिए इनको फादर ऑफ पंचायती राज भी कहा जाता है। आगे देखते हैं आप। तो इस बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले रिकमेंडेशन थी इनकी, इन्होंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थ्री टायर्स ऑफ पंचायती राज, 3 टायर्स होने चाहिए। पंचायती राज जो होनी चाहिए वो 3 हिस्सों में डिवाइड होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम। तो जो 3 टायर थे उनमें से जो पहला टायर था इनका, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज जो थे, सबसे पहला इन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत एट विलेज, ग्राम पंचायत जो होनी चाहिए वो विलेज में होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा था पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, दूसरा लेवल ये, और ज़िला परिषद उन्होंने कहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो 3 टायर्स हैं ये हैं, ज़िला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसी तरीके से ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, इसी तरीके से ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पर। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो सेकंड पॉइंट है इस कमेटी का, इन्होंने कहा द ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल शुड कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड, जो ग्राम पंचायत होंगी एट विलेज लेवल, ग्राम पंचायत में क्या होगा, इसमें इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कैसे डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, और इनडायरेक्टली इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू कॉन्स्टिट्यूट द पंचायत, और जो पंचायत समिति और ज़िला परिषद के इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। डायरेक्टली लोग किनको चुनेंगे, ग्राम पंचायत को, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे आती है सबसे नीचे। तो ये बलवंत राय मेहता एक कमेटी है। तो इसके बाद देखते हैं हम, फिर उन्हें तीसरा पॉइंट था इनका कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती, प्लानिंग और डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पंचायती राज का, प्लान करें और डेवलपमेंट करें अपने एरियाज़ की। और चौथा पॉइंट, पंचायत समिति शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह करेगी काम, कौन? पंचायत समिति। जिला परिषद विल एक्ट एज एडवाइजरी, जो जिला परिषद होगी वो एडवाइजरी और सुपरवाइजर बॉडी होगी। फिर देखते हैं पाँचवा पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू मेड एस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चेयरमैन बनाया जाएगा जिला परिषद का। इसके बाद देखते हैं इट आल्सो रिक्वेस्टेड टू प्रोविजन रिसोर्सेज सो एज टू हेल्प देम टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऐसे रिसोर्सेज, मतलब इट आल्सो रिक्वेस्टेड टू प्रोविजन रिसोर्स सो एज टू हेल्प देयर डिस्चार्ज, मतलब उनको रिसोर्सेज दे रहे हैं जिससे वो अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाएँ। तो ये बलवंत राय मेहता की पहली कमेटी थी जिन्होंने पंचायती राज को एस्टेब्लिश किया था, और ये उनकी कुछ रिकमेंडेशंस थी। आगे देखते हैं। तो दीज रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटीज़ वर एक्सेप्टेड बाय, इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्टेड किया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन जनवरी 1958 में। द काउंसिल डिड नॉट इंसिस्ट ऑन ए सिंगल रिजिड पैटर्न एंड लेफ्ट इट्स ऑन अ स्टेट टू इवॉल्व देयर ऑन पैटर्न एंड सुटेबल, इन्होंने कोई रिजिड पैटर्न नहीं बनाया, इन्होंने बोला जिस स्टेट को जैसा स्टेबल लगता है वो वैसा करे। लेकिन इनकी जो इन्होंने कहा, जो हमारी कमेटी है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे पूरे थ्रू आउट कंट्री में। बलवंत राय मेहता की जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको फॉलो करने में, लेकिन आप अपनी तरीके से बनाइए, क्योंकि जो भी आपकी सुटेबल करे आपके लोकल कंडीशंस को। तो ये था, एक्सेप्ट किया था इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इन जनवरी 1958 अपनी कंडीशन पे स्टेट ने।
पहली स्टेट, याद रखना गाइस, ऑब्जेक्टिव आ सकता है पहली स्टेट कौन सी थी जिसने पंचायती राज, तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज। द स्कीम वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन अक्टूबर 1959। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले एस्टेब्लिश पंचायती राज। राजस्थान को फॉलो किया फिर आंध्र प्रदेश ने, विच आल्सो अडॉप्टेड द सिस्टम इन 1959। दोनों ने एक ही ईयर में पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था। देयर आफ्टर उसके बाद क्या होगा गाइस, बाकी स्टेट ने पंचायती राज इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कौन सी पहली स्टेट थी, तो आप जब भी आपको ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप बोलेंगे ये राजस्थान। तो बलवंत, याद रखना गाइस, आपको ऑब्जेक्टिव होता है 3 टायर्स किसने दिए थे, तो 3 टायर्स दिए थे बलवंत राय कमेटी ने दिए थे, जैसे ग्राम विलेज, ग्राम पंचायत विलेज, पंचायत समिति ब्लॉक और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो आगे देखते हैं इसका, तो दूसरी कमेटी जो आई थी जिन्होंने पंचायती राज के लिए आई थी, दूसरी कमेटी, उसको बोला जाता है अशोक मेहता कमेटी एंड पंचायती राज। द कमेटी वाज अपॉइंटेड 1977। इस कमेटी को 1977 में अपॉइंट किया बाई जनता गवर्नमेंट ने इसे अपॉइंट किया था टू सर मेजर टू रिव्यू की स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। जो डिक्लाइन हो रहा है पंचायत, उसको स्ट्रेंथ करें, उसको बढ़ा एनकरेज करें। जो की रिकमेंडेशन जैसे कि द 3 टायर सिस्टम, उसको रिप्लेस किया इन्होंने। याद ना ऑब्जेक्टिव आएगा किस कमीशन ने 3 टायर को रिप्लेस किया और 2 टायर लाया था, वो थे अशोक मेहता कमेटी। तो इन्होंने कहा था 2 ही टीयर्स होंगे, जैसे कि ज़िला परिषद होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और मंडल पंचायत होगी ग्रुप विलेज लेवल पर, 2 ही थी इनकी। तो इन्होंने कहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल एज द फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरविजन आफ्टर द स्टेट लेवल। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल आएगा जो सुपरवाइज करेगा पंचायत को। ज़िला परिषद शुड भी एग्जीक्यूटिव, ज़िला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी और वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो रेस्पॉन्सिबल रहेगी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ जिला परिषद एंड मंडल पंचायत टू हैव कंपल्सरी टैक्सेशन पावर टू मोबिलाइज देयर, और वो टैक्स की पावर भी दे दी थी उनको। तो ये था अशोक मेहता कमेटी जिन्होंने 2 टेयर्स में लाया था। आगे देखते हैं, ड्यू टू द अब क्या हुआ गाइस, इनका हम कर ही नहीं पाए, इनके जो इन्होंने रिकमेंडेशन थी, क्योंकि ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ जनता गवर्नमेंट बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ टर्म, जनता गवर्नमेंट पहले ही कोलैप्स हो गई, उनको नो एक्शन कुड बी टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी एट सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पर हम कोई भी एक्शन नहीं ले पाए। लेकिन हाउ एवर 3 स्टेट्स जैसे कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, जिन्होंने टुक स्टेप, उन्होंने रिवाइटलाइज किया पंचायत राज को और उन्होंने क्या किया, अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस ली। तो ये थी 2 कमेटीज़। अब तीसरी, तो बाय अशोक मेहता ने क्या दिया था, 2 टीयर्स लाए, जैसे कि आपको चीज़ें याद रखनी, 2 टीयर्स लाया उन्होंने, 2 टीयर सिस्टम लाया, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और द मंडल परिषद विलेज, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं आगे हम, GV राव कमेटी और पंचायती राज। जो तीसरी कमेटी थी वो GV राव कमेटी और पंचायती राज। द कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन, ये इसको 1985 में अपॉइंट किया गया, 1985 में इसको अपॉइंट किया गया। उसके बाद देखते हैं, इट रिकॉग्नाइज द डेवलपमेंट वाज नॉट सीन एज ग्रॉस रूट लेवल। इसने बोला जो डेवलपमेंट है वो ग्रॉस रूट लेवल पर हमें दिख ही नहीं रही है। तो इन्होंने गाइज इन्होंने एक टर्म दे दी, इन्होंने बोला ग्रॉस रूट ड्यू टू द ब्यूरोक्रेटी की वजह से जो ये डेवलपमेंट है ये हो नहीं रही है ग्रॉस रूट लेवल पर। तो इन्होंने बोला रिजल्ट इन द एड्रेस ऐसा, इन्होंने बोला ग्रास विदाउट रूट्स, रूट्स ही नहीं है, ये ग्रास है जिसके रूट्स ही नहीं है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर ये कर ही नहीं रहे हैं। तो ये GV राव कमेटी ने बोला था। हैंस इट मेड्स, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी अपनी कमेटी के लिए, जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा जिला परिषद टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट। जिला परिषद को मोस्ट वन जिन्हें जो पावर देगी नीचे। जिला परिषद टू बी प्रिंसिपल बॉडी टू मैनेज द डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो क्या करेगी, मैनेज करेगी डेवलपमेंट प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोअर लेवल ऑफ पंचायत सिस्टम टू बी असाइंड एंड स्पेसिफिक प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो ये करेगी। द डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल ऑफ पंचायत सिस्टम टू बी असाइंड एंड स्पेसिफिक प्लानिंग दी जाए इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग टू रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन टू बी क्रिएटेड, एक पोस्ट बनाई जाएगी DDC। ही विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे जिला परिषद के। इलेक्शन टू द लेवल पंचायत सिस्टम शुड बी हेल्ड, इन्होंने भी अच्छी बात की, इलेक्शन जो है वो रेगुलरली हेल्ड होने चाहिए, पहले नहीं होते थे ये 1992 से पहले। तो आगे देखते हैं हम गाइस, इसके बाद फिर आती जो चौथी वो है LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी जो थी, उन्होंने कहा था कि द कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी 1986 में। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि स्टेप्स की रिवाइटलाइज करें पंचायत राज सिस्टम को, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट लाएं वहाँ पर। द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, जैसे कि द कमेटी रिकमेंडेड दैट द पंचायत राज सिस्टम शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए पंचायत को, ऐसे ही नहीं बना दो बाद में ना इलेक्शन होते हैं ना फंड देते हो आप इनको। इट आल्सो रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन टू रिकॉग्नाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए,
दो अच्छी बातें की उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस और फ्री एयर इलेक्शन। द कमिटी रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइज विलेज टू मेक ग्राम पंचायत मोर वैल्यूबल। रीऑर्गेनाइजेशन करो और जो ग्राम विलेज पंचायत है उनको मोर वैल्यूबल बनाओ। इट रिकमेंडेड विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंस, ज़्यादा पैसा दो बेचारों को, विलेज को। जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स बनाओ टू बी सेटअप टू ईच स्टेट टू एडजस्ट मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशन एंड रिलेटिंग टू देयर फंक्शनिंग। एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स बनाओ ऑफ ईच, हर एक स्टेट में, जो एडजुडिकेट मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शंस देखें उनके पंचायत इंस्टीट्यूशन के, और अदर मैटर्स भी देखें। तो ये थी LM सिंघवी कमेटी। आगे देखते हैं कौन सी कमेटी है। तो उसके बाद देखते हैं, अब इतनी कमेटी ने तो अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी। इन सब कमेटीज़ को ध्यान में रखकर हमने क्या किया, अब पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना था। तो देखते हैं किस किसने दिया। राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन लोकसभा इन जुलाई 1989 टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज पंचायती राज, बट इट वाज वेहमली अपोज बाय द अपोजिशन। राजीव गांधी ने कोशिश की 1986 में एक अमेंडमेंट लाकर 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन इसको अपोजिशन बहुत ज़्यादा मिली, तो इन्होंने उस टाइम नहीं हो पाया। फिर दूसरा VP सिंह गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने बिल पास किया लोकसभा 1990 सितंबर में। हाउएवर द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट रिजल्ट इन द लैप्स ऑफ द बिल। यहाँ भी बिल जो लैप्स हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट गिर जाती है। फाइनली कौन सी, याद रखना गाइस, ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन सी गवर्नमेंट थी, वो थी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट अंडर द कांग्रेस under the prime ministership of PV Narasimha Rao once again considered the matter of constitutional पंचायत body, introduced a bill, उन्होंने बिल पास किया लोकसभा इन सितंबर 1991 में। This bill finally emerged as the 73rd constitutional amendment act of 1992 and came into force on 24th April 1993। याद रखना गाइस, किसकी गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लाया था, वो थी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कब लाया था उन्होंने, तो याद रखना साल लग गया था गाइज, ये आपको याद रखना। इंट्रोड्यूस किया था बिल को लोकसभा में सितंबर 1991 में। दिस बिल फाइनली एमर्ज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड केम इनटू फोर्स कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, फोर्स कब हुआ था ये, 24 अप्रैल 1993। याद रखना गाइज, बना कब था ये, बना था ये बना था 91 में, और तो ये फोर्स हुआ था 1993 में। तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फाइनली उसे मिला और हमने 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1992 में, और वो फोर्स कब हुआ था, 1993 में। आगे देखते हैं, अब ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 होता क्या है, इसमें है क्या। जैसे हमने पढ़ा ये तो पंचायत के लिए आया था, अब आगे देखते हैं इसमें था क्या। ये चीज़ें आपको गाइज याद रखनी है, इस पेज में जो भी लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले आपको याद रखना है, दिस एक्ट इज़ एडेड इन पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट है ये पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पंचायती राज किस पार्ट में है। इट इज़ एंटाइटल एज पंचायत एंड कंसिस्ट प्रोविजन, और कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं पंचायत से, वो 243 से लेके 243O तक। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले पार्ट 9th में, और इसमें 243O से शुरू ख़त्म होता है ये पंचायती राज। दिस एक्ट आल्सो एडेड, इनमें 11th शेड्यूल में इसको ऐड किया हुआ है, कंटेन्स, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, मतलब पंचायत अंडर आर्टिकल 243G, और इनको 29 फंक्शनल आइटम्स दिए जिसमें पंचायती राज काम कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे अच्छी तरीके से। याद रखिए गाइस, 11th शेड्यूल में 29 हमने आइटम्स दिए हैं पंचायती राज को कि आपको पावर है, आप ये चीज़ें कर सकते हो। दिस एक्ट हैज़ गिवन प्रैक्टिस शेप टू द आर्टिकल 40, जैसे हमने पढ़ा आर्टिकल 40 को इन्होंने प्रैक्टिकल शेप दी, क्योंकि DPSP की कुछ ही चीज़ें जो हैं, क्योंकि वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं, बाकी फोर्सेबल नहीं है, बाकी जस्टिसेबल नहीं, जस्टिफाइबल। तो हम देखते हैं इसमें अगला पॉइंट, दिस एक्ट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशन टू पंचायत इंस्टीट्यूशन ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू और जुडिशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसने फाइनली इस एक्ट ने क्या दिया, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया, और ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू जुडिशियल पार्ट ऑफ द, अब क्या हो सकता है, हम ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। इट मीन्स दैट स्टेट्स आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन टू अडॉप्ट द न्यू पंचायत राज। अब इसका मतलब है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने का मतलब ये है कि अब स्टेट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि उसको पंचायती राज हर एक विलेज में बनानी ही बनानी है, इन अकॉर्डिंग जो एक्ट में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम गाइस। तो दिस एक्ट गिव्स पावर टू द पंचायती दैट दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ द स्टेट। ये पावर देती पंचायत को कि आज से हम जो है स्टेट के टुकड़ों पे नहीं पालेंगे, क्योंकि पहले जो था गाइस, स्टेट्स 1992 से पहले पंचायत को कोई पावर नहीं थी, उसके बाद अब आ गई। दिस एक्ट इज़ रेवोल्यूशनरी एज इट बुल्ड डेमोक्रेसी एट ग्रॉस रूट लेवल। ये एक रेवोल्यूशन, क्योंकि इसने ग्रॉस रूट लेवल तक क्या किया था, डेमोक्रेसी लाई थी, एंड ट्रांसफर द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑन द पार्टिसिपेटरी। इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने डेमोक्रेसी को नीचे लाया। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोगों की गवर्नमेंट, तो इन्होंने क्या किया था, ग्रॉस रूट लेवल पे लाया, पार्टिसिपेटरी बना दिया उसे। आगे देखते हैं,
तो साइलेंट फीचर्स इसके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है ग्राम सभा। ग्राम सभा इन्होंने बोला एक ग्राम सभा एक प्राइमरी बॉडी होगी पंचायती राज सिस्टम की। इसमें इसमें कौन कौन से इसमें वो लोग होंगे जिनकी एज 18 साल से ऊपर होगी, जो वोट देते हैं। इसके मेंबर होंगे ग्राम सभा के मेंबर, वो लोग, ये प्राइमरी बॉडी होगी सबसे पहले। और इसमें वो लोग होंगे जो रजिस्टर्ड वोटर होंगे, मतलब जो 18 साल के ऊपर हैं। इट विल एक्सरसाइज पावर्स एंड सच फंक्शन डिटरमाइंड, ये एक स्टेट लेजिस्लेचर की तरह काम करेगा। कौन? ग्राम सभा। गाइज याद रखिएगा, ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? जो 18 साल के ऊपर होते हैं और जिनको वोटिंग राइट होता है, और ये स्टेट लेजिस्लेचर की तरह काम करेगा। तो दूसरा फीचर्स है इसका, इन्हें 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर्स ऑफ पंचायत राज इंडस्ट्री। जैसे कि विलेज होगा, इंटरमीडिएट लेवल होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। वहाँ पर जहाँ पर 20 लाख से कम पॉपुलेशन होगी, वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल नहीं होगा। तो ये थे 2 फीचर्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के। आगे देखते हैं कौन सा फीचर है। इलेक्शंस कैसे होंगे अब पंचायत के? इन्होंने बोला इलेक्शन जो होंगे, द मेंबर ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ पंचायत, जो भी तीनों लेवल मैंने पीछे बताई, उनमें क्या होगा, उनके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, लोग चुनेंगे उनको। जैसे ही पंचायत इलेक्शन आपने देखे होंगे कैसे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, लोग वोट दे के चुनते हैं जो भी तीनों लेवल्स। लेकिन जो चेयरपर्सन होगा, याद रखना है गाइस, जो चेयरपर्सन होगा टू द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, उसे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। याद याद रखना, फॉर द इलेक्टेड, जो भी चुने हुए मेंबर्स हैं, जो भी विलेज पंचायत से चुन के आएंगे, चेयरपर्सन इज इलेक्टेड एंड डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वो चुनेगा किनको? चेयरपर्सन को। आप देखते हैं हम गाइस, याद रखना गाइस, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वो बोलेंगे आपको कि जो इलेक्शंस में इनके इलेक्शन जो होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। डायरेक्टली आप बोलेंगे जो भी तीनों लेवल के इलेक्शन जो होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली होते हैं, वो अपॉइंटेड बाय द लोग, उनको चुनते हैं। अब देखते हैं गाइस हम रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स। तो फॉर SC एंड ST इन्होंने कुछ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये इलेक्शन का हो गया। अब रिजर्वेशन सीट जो है, फॉर SC एंड ST रिजर्वेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑल द 3 टायर्स इन अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से रिजर्वेशन होगी। जैसे कि औरतों के लिए कितना रखा है, नॉट लेस देन 1/3 एक तिहाई हिस्सा लड़की औरतों के लिए रखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ सीट टू बी रिजर्व फॉर वुमेन, फर्दर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एट द ऑल द लेवल्स ऑफ द रिजर्व वुमेन। चेयरपर्सन के लिए भी 1/3 और 1/3 पंचायत के लिए भी। अब द स्टेट लेजिस्लेचर आर आल्सो गिवन द प्रोविजन टू डिसाइड ऑन द रिविजन ऑफ स्ट्रीट्स ऑफ द पंचायत ऑफिस ऑफ द, ये बैकवर्ड क्लास के लिए याद रखना, 1/3 औरतों के लिए और 1/3 इन बैकवर्ड क्लास के लिए। आगे देखते हैं गाइस, ड्यूरेशन क्या रहेगी? अब पंचायत की ड्यूरेशन रहेगी, पंचायत की दैट प्रोवाइड फॉर द 5 साल तक पंचायत रहेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, टू ऑल द लेवल्स ऑफ द पंचायत, हाउ द पंचायत कैन, इसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द टर्म, इसको पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए। बट फ्रेश इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत शैल बी कम्प्लीट, लेकिन फ्रेश सिलेक्शन हमें जल्दी कराने, कितने दिनों में? बिफोर 6 मंथ के अंदर हमें फ्रेश इलेक्शंस कराना, जैसे कि बिफोर द एक्सपायर ऑफ इट्स 5 ईयर ड्यूरेशंस। तो हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, अगर डिसॉल्व हो गई पंचायत बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, हमें क्या करना है, 6 महीने के अंदर दोबारा से पंचायत एस्टेब्लिश करनी है। तो देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन और एज बीइंग मेंबर ऑफ द पंचायत इफ ही सो डिस्क्वालिफाइड, अगर क्या करेगा, अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, पर्पज ऑफ इलेक्शन हम उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ बनाकर। हाउ नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन, ऐसा नहीं बस 25 इफ ही इज अटेन 21 ईयर्स ऑफ एज के नाम पे इस तरह आप डिस्क्वालीफाइड नहीं कर सकते। फर्दर ऑल क्वेश्चन लीडिंग टू डिस्क्वालीफाई शैल बी रेफर्ड टू अथॉरिटी डिटेन बाय स्टेट लेजिस्लेचर के पास है किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आगे देखते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी एक। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होगा, द कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुप्रीडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ द पंचायत, इसका ये काम रहेगा। द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर रिलेटिंग टू द पंचायत, सारे मैटर रिलेटिंग टू पंचायत ये भी स्टेट इलेक्शन कमीशन संभालेगी। पावर्स एंड फंक्शन, द स्टेट लेजिस्लेचर में एनोवेट पंचायत विद सच पावर, उसको पंचायत को ऐसी पावर देनी है, अथॉरिटी एंड नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि वो अपना सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करें। स्कीम में कंटेन प्रोविजन, जैसे कि द प्रोविजन ऑफ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस कर पाए। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस हैज बीन एंटर्ड इन देम इंक्लूडिंग दोज इन रिलेशन टू 29 मैटर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। अब क्या इसमें क्या पावर्स एंड फंक्शन क्या क्या दिए हमने पंचायत को, स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करना है, सबसे पहले पावर्स देनी, उनको अथॉरिटी देनी कि अपना वो सेल्फ गवर्नमेंट खुद कर पाए। और जो भी 29
29 जो भी आगे में हम पढ़ने वाले हैं, जो 11th शेड्यूल में हैं, वो उन जगहों पर पंचायत को पावर्स दी गई है। आगे देखते हैं फाइनेंस कहाँ से अब देंगे। तो फाइनेंस का है कि द स्टेट लेजिस्लेचर में अथोराइज पंचायत टू लेवे कलेक्ट एंड अपॉइंट, वो अपने टैक्स को कलेक्ट कर सकती है, ड्यूटीज टोल फीस ले सकती है, असाइन पंचायत टैक्स ड्यूटीज टोल्स एंड फीस लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइड मेकिंग ग्रांट एंड एड एंड पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिल सकता है, प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूट फंड्स ऑफ क्रेडिटिंग मनी ऑफ पंचायत। अच्छा, फाइनेंस कमीशन होगी इनकी एक, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, द स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर द नेसेसरी स्टेप टेकन टू सप्लीमेंट रिसोर्स। तो पंचायत एक फाइनेंस कमीशन भी होगी पंचायत के लिए, ऑडिट और अकाउंट भी होंगे इनके, स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट को ऑडिट भी किया जाएगा। अप्लीकेशन टू यूनियन टेरेटरी, the president may direct the provision of act to be applicable or any union territory subject exception and modification। ये अप्लाई हो सकता है यूटीज़ में भी, वहाँ पर क्या होगा एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ। आगे देखते हैं एग्जेम्प्टेड स्टेट, कौन कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं किससे, पंचायती राज एक्ट से। जैसे कि द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड सर्टन अदर स्टेट, जैसे कि जम्मू कश्मीर भी था लेकिन अब इसको यूटी में लाया। दीज आर इंक्लूड द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट्स। द हिल एरियाज ऑफ मणिपुर फ्रॉम ई डिस्ट्रिक्ट कौन एग्जिस्ट, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड दार्जिलिंग घोकाल हिल काउंसिल एग्जिस्ट। हाउएवर पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड दिस पार्ट टू these areas subject to exception modification specifies। exceptional modification के साथ ये जो होता है कुछ एरियाज़ में ये अप्लाई कर सकते हैं। थस PESA एक्ट वाज एन, ये जो PESA एक्ट है ये बताता है कि हम किसी ट्राइबल एरियाज़ पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। Continuing of existing laws, all the state laws relating to the panchayat shall continue to be forced until the expiry of 1 year from the commencement of the act। एक साल के अंदर ये, इन अदर वर्ड्स ये जो लॉज हैं अप्लाई हो सकते हैं। इन दी वर्ड्स द स्टेट्स हैव अडॉप्टेड द न्यू पंचायती राज सिस्टम बेस्ड ऑन द एक्ट विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 24 अप्रैल 1993। पंचायत जो होगा वो क्या करेगा, स्टेट्स को क्या करने पड़ेंगे, पंचायती राज को अडॉप्ट करना होगा विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक साल के अंदर 24/1993 विच वाज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब वो फोर्स किया हमने एक्ट। हाउएवर ऑल द पंचायत एग्जिस्टिंग इमीडिएट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द शेल एक्ट कंटिन्यू टू एक्सपायर अनलेस डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर सूनर। बार टू इंटरफेरेंस, मतलब कोर्ट्स को इन्होंने ये दिया हुआ है कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इनके मैटर्स के बारे में। आगे देखते हैं PSA एक्ट ऑफ 1990, सिंपली मैंने आपको बताया कि ये 5th शेड्यूल के साथ डील करता है, जैसे खेलता है। जैसे कि 5th शेड्यूल क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। तो PSA एक्ट 1996 में हमने बोलता कि हमने जो है एक्सटेंड किया है किसको, इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, कि कुछ एरियाज़ में हम ये कर सकते हैं। जैसे कि दिस प्रोविजन ऑफ पार्ट 9th आर नॉट एप्लीकेबल टू 5th शेड्यूल एरियाज, लेकिन द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड दिस पार्ट टू सच एरियाज ऑफ मेडिकेशन एक्सेप्शन इट में स्पेसिफाई अंडर द प्रोविजन पार्लियामेंट एक्ट प्रोविजन टू पंचायत एक्सटेंशन एंड पब्लिक नोन एज PSA एक्ट ऑन द एक्सटेंड। जैसे कि कहाँ इट उन ट्राइबल एरियाज़ में द एक्सटेंड प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 टू द शेड्यूल एरियाज़ में कर सकता है ये। तो फिर इसी तरीके से हम देखते हैं और इन्होंने क्या कहा, टू प्रोवाइड सेल्फ, उसके बाद सेल्फ रूल टू द ट्राइबल पॉपुलेशन देनी है ये, मतलब 73rd PSA एक्ट ये स्पेशली ट्राइबल लोगों के लाया था। टू हैव विलेज गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, टू हैव पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, to present safeguard tradition and custom of tribal population, to empower panchayat and power to prevent panchayat and higher level of assuming powers and authority of the panchayat lower level। आगे देखते हैं हम। तो ये हैं गाइस, जैसे शेड्यूल मैंने बताया टोटल 12 शेड्यूल है, आपको पता होने चाहिए। तो 11th शेड्यूल में दिया हुआ है 243G में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11th शेड्यूल में दिया हुआ है, यहाँ पर 11th शेड्यूल में दिया हुआ है पावर अथॉरिटी ऑफ पंचायत 243, आपको याद रखना है ये। तो हम देखते हैं इस शेड्यूल में पंचायत को क्या क्या पावर दी हुई है 11th शेड्यूल में। जैसे कि फॉलोइंग 29 आइटम्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में, लैंड में, इरीगेशन में, एनिमल हस्बेंड्री में, फॉरेस्ट्री में, खादी विलेज में, ड्रिंकिंग वाटर में, फोडर रोड्स वगैरह वगैरह। आगे मैंने फुली तरीके से आपको बताया हुआ है 11th शेड्यूल में कितनी 29, ये पूरी 29 आइटम्स है जहाँ जहाँ पंचायत अपने पावर्स कर सकता है। जैसे कि इन सब एरियाज़ में पंचायत जो है डील कर सकता है। ये 29 एक्ट्स में आते हैं, आप पढ़ सकते हैं सारे। आगे देखते हैं गाइस। तो जैसे कि आपको एक चीज़ याद रखें, 3 टायर्स, जिला परिषद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत आता है ब्लॉक पर, और ग्राम पंचायत विलेज लेवल सबसे नीचे, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। तो ये था गाइस अबाउट अकाउंट असिस्टेंट पंचायत के बारे में। ये
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आपको सिर्फ छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें इसमें याद रखनी है जो मैंने आपको बता दी हैं इसमें। तो आप गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। I have you now.